केरल से दूर एक पहाड़ी में बसा गांव पंचेरा मेन शहर से लगभग 3200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये गांव इस गांव की पहाड़ी पर पूरे इलाके का पुलिस वायरलेस स्टेशन का सेंटर है। ये जगह जितना खूबसूरत दिखता है उतना ही खतरनाक भी है, इसलिए यहाँ आम जनता का जाना स्ट्रिक्टली मना है। इसी पंचेरा के पास के जंगल से अचानक से मिलने लगते हैं एक औरत की शरीर के कटे हुए हिस्से, और यहीं से शुरुआत होती है एक अजीब रहस्य का मायाजाल। दोस्तों, आज मैं जिस कहानी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है एला वेगा पोंचीरा, जिसका हिंदी में मतलब है एक ऐसा तालाब जिस पर पत्ते नहीं गिरते। अगर थ्रिल फील करना है तो पूरी कहानी देखकर जाना। शहर से कुछ ही देर में पंचेरा जाने वाली बस छूटेगी। कहानी का मेन कैरेक्टर मधु आदि सिगरेट पीकर बस में चढ़ गया। पेशे से वो एक पुलिस ऑफिसर है। बहुत दिनों की छुट्टी बिताकर वो फिर से पंचेरा लौट रहा था। कुछ घंटों की सफर के बाद बस रुक गई। उसके पास सामान के नाम पर था एक पिट बैग और एक प्लास्टिक बैग। बस से उतरकर उसने दुकान से जरूरत के हिसाब से चावल, तेल, प्याज और मिर्च खरीद ली। यहाँ से पहाड़ पर जीप के अलावा जाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पहाड़ी रास्ता बहुत खराब है। इसलिए वो जल्दी से अपने लिए एक जीप बुक कर लेता है। सफर के दौरान जीप ड्राइवर फोन पर बिजी हो गया। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और अभी अस्पताल में भर्ती है। मधु ड्राइवर की बातें सुनकर उदास हो गया, और इसके पीछे एक रहस्य है जो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। मधु का स्टेशन बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर है। यहाँ हर समय बारिश, अर्थक्वेक और भयानक बिजली गिरती रहती। कुछ दूर चलने के बाद गाड़ी रुक गई। रास्ता खराब था, जंगल से शॉर्टकट लेना पड़ेगा। रवि एकमात्र ड्राइवर है जो शहर से पानी लाकर वायरलेस स्टेशन पर सप्लाई करता है। जंगल के रास्ते जाते समय एक छोटी सी नाले के पास घास पर खून लगा हुआ देखकर मधु चौंक गया। ये जगह सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो जल्दी से जंगल पार करके पहाड़ पर आ गया, जहाँ उसकी मुलाकात एक सहकर्मी से हुई। मधु उम्मीद कर रहा था कि वो उसके साथ ही वहाँ पर जाएगा, लेकिन वो आदमी उसे अलविदा कहकर चला गया। मधु ने थोड़ी देर आराम किया और आगे बढ़ गया। उसने देखा कि चेक पॉइंट का रिस्ट्रिक्टेड एरिया का बोर्ड भी हटा दिया गया है। मधु ने उन सबको ठीक किया और वायरलेस स्टेशन पर पहुंचा। पूरे शहर के सिस्टम का एक्सेस इसी स्टेशन पर है। वहाँ पहुंचते ही उसने सुना कि वेनकेम की शादी है, इसलिए वो कल परसों में चला जाएगा। वेनकेम प्योर शाकाहारी था, इसलिए मधु को ना चाहते हुए भी मटन को फ्रिज में रखना पड़ा। यहाँ काम का कोई दबाव नहीं है, सिर्फ वायरलेस सिस्टम की देखभाल करनी होती है। दोपहर के खाने के समय मधु के गले से शाकाहारी खाना नहीं उतर रहा था, इसलिए उसने अपनी थाली भरकर चावल बाहर के 2 कुत्ते के पिल्लों को दे दिए। इस जगह पर एक ऊंची टीले के अलावा कहीं भी फोन का नेटवर्क नहीं मिलता है, इसलिए जरूरत पड़ने पर फोन पर बात करने के लिए उस पर चढ़ना पड़ता है। अगले दिन सुबह 2 भाई और उनकी माँ यहाँ घूमने आते हैं। उनके पिता कुछ साल पहले गुजर गए थे और वो यहाँ ड्यूटी करते थे, इसलिए वे अपने पिता के काम की याद और यहाँ के खूबसूरत माहौल का अनुभव करने आए थे। तभी आसमान में बादल छा जाता है। कभी भी बारिश आ सकती थी। कुत्ते डरकर शेल्टर ढूंढ रहे थे। मधु ने माँ और बेटे को अंदर आने को कहा। भाई ने ध्यान दिया कि गाड़ी की चाबी उसकी जेब से कहीं गिर गई है, इसलिए वो उसे ढूंढने चला गया। अचानक एक भयानक बिजली गिरी और सभी चौंक गए। मधु उन्हें अंदर बैठाकर उसके भाई को ढूंढने चला गया, लेकिन वो उसे नहीं बचा सका। बिजली गिरने से वो मर गया, और कुछ समय बाद मेलुकाफू पुलिस स्टेशन से कुछ पुलिस अधिकारी आकर उसकी बॉडी ले गए। रात को अकेले बैठकर शराब पीते समय मधु का मन बेचैन हो गया। वो कुछ सोच रहा था। दूर से लकड़बग्घों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुत्ते के वो पिल्ले अजीब तरह से रो रहे थे। सुबह होते ही वेनकैम ने अपना सारा सामान बांधा और वहाँ से निकल गया। जाने से पहले उसने कहा कि जो नया ड्यूटी पर आएगा, मैंने उसे जो कुछ भी चाहिए सब लाने को कह दिया है। चिंता मत करना, मैं चलता हूँ। मधु थोड़ा खुश हुआ, ये सोचकर कि चलो इतने दिनों बाद थोड़ा मटन खाने को मिलेगा। इसलिए उसने आज फ्रिज में रखा मटन निकाला और खुद ही पकाया। दोपहर होते ही नया ऑफिसर सुधीर आ गया। वो शराब और सिगरेट लाकर मधु को दिखाते हुए बोला, मेरी शादी तय हो गई है, तो इस खुशी में थोड़ी शराब हो जाए। सुधीर की बात बुरी नहीं थी। कम से कम एक साथी तो मिला जो मधु की तरह ही नॉन वेजिटेरियन था। मधु के बनाए मटन खाकर सुधीर हैरान रह गया। उसने उसे बताया कि यार, इतनी अच्छी कुकिंग कैसे कर लेते हो। वो बड़े स्वाद से खाने लगा, लेकिन अचानक मधु को उल्टी आ गई। उसे कल बिजली गिरने से मरे हुए लड़के की बॉडी याद आ रही थी। अब दोनों किसी तरह शराब पीने बैठे और उनकी बातों में जान आ गई। सुबह होते ही उन्होंने देखा कि रात की बारिश के कारण एंटीना टूट गया है, इसलिए खाना खाने के बाद दोपहर में दोनों एंटीना ठीक करने गए। मधु की नजर जंगल की तरफ गई। पिल्ले लगातार रो रहे थे। दरअसल कल बिजली गिरने से उनकी माँ मर गई थी। मधु का मन खराब हो गया, इसलिए उसने अपने हाथों से मिट्टी खोदकर उसे दफनाया। मनुष्य हो या जानवर, सबका सही ढंग से अंतिम संस्कार होना चाहिए। न्याय सभी के लिए बराबर है। इसी बीच पास के तालाब में नहाने जाते समय सुधीर ने 2 जोड़ों को आते देखा। वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया का बोर्ड हटा देता है। सुधीर बहुत चालाक है,
उनका स्टेशन सबसे ऊंचाई पर है, इसलिए दूर से सब कुछ दिखाई देता है। दोपहर में सुधीर ने मधु के बनाए मटन का जमकर मजा लिया, लेकिन मधु के दिमाग से उस दिन की जली हुई बॉडी का ख्याल नहीं जा रहा था, इसलिए उसने स्वादिष्ट मटन छोड़कर केले के साथ चावल खाया। खाना खाने के बाद सुधीर दूरबीन से उन जोड़ों को देखने में बिजी हो गया, जिससे मधु को बहुत गुस्सा आया। उसने उसे डांटा और उन दोनों को भगा दिया और रिस्ट्रिक्टेड एरिया का बोर्ड लगा दिया। उसने सुधीर से कहा, 1 महीने बाद तो तुम भी ये सब करोगे, थोड़ा धैर्य रखो ना भाई। तभी नीचे सड़क पर ऑफिसर जोशी की गाड़ी आते देखकर दोनों जल्दी से तैयार हो गए। जोशी आज बहुत परेशान लग रहा था। वो टीले पर खड़े होकर फोन पर झगड़ा कर रहा था। मधु ने कांस्टेबल से पूछकर पता लगाया कि जोशी की पत्नी बच्चे को छोड़कर कल रात किसी ड्राइवर के साथ भाग गई है। अचानक हेड ऑफिस से फोन आने पर जोशी हड़बड़ी में निकल गया। हालांकि वो दोनों कुछ देर बाद उसकी अचानक चले जाने का कारण जान गए। मेलुकावु पुलिस स्टेशन के पास एक महिला का कटा हुआ हाथ मिला था, इसलिए आसपास के सभी पुलिस स्टेशनों में अलर्ट जारी कर दिया गया था। फोरेंसिक विभाग ने बताया कि महिला की उम्र 30 से 32 साल के बीच थी और रसोई में इस्तेमाल होने वाली तेज धार वाली चाकू से उसका हाथ बहुत सफाई से काटा गया था। साथ ही उंगलियों के निशान न मिले, इसलिए हथेली की त्वचा हटा दी गई थी। इसलिए एसआई ने इलाके की सभी महिलाओं की लापता होने की रिपोर्ट की जांच करने का आदेश दिया। इसी बीच फोरेंसिक टीम को पंचेरा के जंगल में कुछ और बॉडी पार्ट्स मिले। वॉकी टॉकी पर यह खबर सुनकर सुधीर बिना खाए उठ गया। वो अपनी थाली में भरा चावल कुत्तों के लिए ले आया और देखा कि वो अपनी माँ की कब्र खोद रहे हैं। सुधीर ने कुत्तों को भगाया और कब्र के पास गया तो चौंक गया। उसने देखा कि वहाँ एक हाथ था। अचानक पीछे कोई आकर खड़ा हो गया। उसने परछाई में देखा कि मधु उसके सिर पर पिस्तौल ताने खड़ा था। लेकिन सवाल ये है कि इसका मधु से क्या संबंध है। हालांकि वो स्थिति को संभालता है और खुद को शांत करता है और मिट्टी डालकर कहता है, ये कुत्ते क्या कर रहे हैं। तभी रवि राशन लेकर आ गया तो सुधीर ने कहा, तुम उसे संभालो, मेरा पेट खराब हो गया है, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। सुधीर तेजी से बाथरूम में गया तो मधु दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हो गया। वो जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था। सुधीर डरकर दरवाजा खोलता है तो मधु कहता है, बिना पानी के ही बाथरूम में आ गया। इस पर सुधीर कुछ नहीं कहता और बस चुप रहता है। इसी बीच खबर आई कि मृत महिला का एक पैर पंचेरा के रिपीटर स्टेशन के सामने वाली पहाड़ी पर मिला है, यानी जहाँ पर ये दोनों हैं उसके पास के जंगल में। सुधीर बाथरूम से बाहर निकला तो देखा कि नीचे के उस जंगल में पुलिस की भीड़ बढ़ गई है। इसलिए उसने अपना फोन चार्ज पर लगाया और कंट्रोल सिस्टम के सामने रखे एक पत्ते पर कुछ लिखा। वो सोच रहा था कि किसी तरह इसे रवि के जरिए भेज दिया जाए, लेकिन मधु ने उसे ये मौका नहीं दिया। वो खुद रवि को गाड़ी में बिठा कर आया। उसकी कमर में लोडेड पिस्तौल देखकर सुधीर ने कुछ करने की हिम्मत नहीं की। मधु को शक हो गया कि सुधीर कुछ अंदाजा लगा चुका है, इसलिए वो उसे जबरदस्ती ताश खेलने को बुलाता है। सुधीर का खेल देखकर वो समझ जाता है कि उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। इसी बीच खबर आई कि मृत महिला के बॉडी पार्ट्स को मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। तभी कंट्रोल सिस्टम में इलेक्ट्रिक फॉल्ट की समस्या हुई तो सुधीर बैटरी ठीक करने के बहाने फोन को चार्जिंग से निकाल कर बाहर ले गया। लेकिन मधु बहुत चालाक था और उसने ये बात नोटिस कर ली। वो उसके पास जाकर बोला, अरे सुधीर, जरा अपना फोन तो देना, एक कॉल करना है, सुबह ही मेरा बैलेंस खत्म हो गया। मधु कॉल करने के बहाने टीले पर चढ़ गया और फोन की सिम को रगड़कर खराब कर दिया और उसके सामने नकली कॉल लगाकर कहा कि टावर नहीं आ रहा, बाद में कोशिश करूंगा। इधर पुलिस को बाकी पार्ट्स मिल गए थे, सिर्फ एक हाथ बाकी था। उम्मीद की जा रही थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर पूरा मामला साफ हो जाएगा। इस बीच दोपहर में कुछ लोग पंचेरा की पहाड़ी पर घूमने आए थे। मधु उन्हें भगाने गया तो सुधीर ने इस मौके का फायदा उठाते हुए कंट्रोल सिस्टम से मृत महिला के कटे हुए हाथ के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन मधु ने चालाकी से उसे पकड़ लिया। हालांकि सुधीर ने चतुराई से कंट्रोल सिस्टम की बिजली बंद कर दी, क्योंकि ऐसा करने पर पुलिस स्टेशन से कोई न कोई यहाँ जरूर आएगा, क्योंकि ये इस एरिया की मेन वायरलेस कम्युनिकेशन स्टेशन है और अगर ये बंद हो गया तो पूरी शहर एक तरह से रुक ही जाएगा। यहाँ सुधीर ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। ऑफिसर जोशी को पंचेरा स्टेशन की जांच करने का ऑर्डर मिला। पहाड़ के ऊपर से मधु सब देख रहा था। पुलिस की गाड़ी इसी तरफ आ रही थी, इसलिए मधु जल्दी से सिस्टम चेक करने आया और चिल्लाकर बोला, बिजली क्यों बंद की? ये कहकर उसने स्विच ऑन किया तो वायरलेस लाइन काम करने लगी। ऑफिसर जोशी जब जांच करने ऊपर आए तो मधु ने उनका स्वागत किया, लेकिन जब उसने सुधीर के बारे में पूछा तो मधु ने कहा, सर, वो पास के तालाब में नहाने गया है। जोशी को अपनी पत्नी की हरकतें याद आईं तो वो बड़बड़ाते हुए बाहर शौचालय करने चला गया। मधु ने कहा, सर वहाँ मत जाइए, कल मैंने वहाँ एक जहरीला सांप देखा था, इधर आइए। जोशी डर कर पीछे हट गए। तभी नीचे हम देख पाते हैं कि सुधीर के हाथ, पैर और मुंह बंधे हुए हैं। अचानक से खबर आई कि इरामरुकुर्रू के स्थानीय निवासियों को एक मोबाइल मिला है। अनुमान लगाया जा रहा था कि ये उस मृत महिला का है। जोशी ने देर नहीं की और अपनी पूरी टीम के साथ तेजी से निकल गया। जब वो चला गया तो मधु ने उसके हाथ पैर खोल दिया। सुधीर ने उसे धक्का मारा और भागने लगा, लेकिन बहुत कोशिश और हाथापाई के बाद भी मधु ने उसे पकड़ लिया। अब वो दोनों कंट्रोल रूम में एक दूसरे के सामने बैठे थे। सुधीर के मन में बहुत सवाल था कि मधु ऐसा क्यों कर रहा है, वो महिला कौन थी और उसने उसको इतनी भयानक मौत क्यों दी। बाहर भयानक बिजली कड़क रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, मानो पहाड़ को बहा ले जाएगी। सुधीर ने एक के बाद एक सवाल पूछे,
लेकिन मधु उसे लगातार देखता रहा। एक समय उसकी चुप्पी टूट गई और कहा, उस दिन तुमने जो हाथ देखा था वो मेरी पत्नी अमृता का था। वो कोत्ताकुलाम हाई स्कूल में टीचर थी। सुधीर ने डरकर पूछा, तो तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा? कोई जानवर भी इतनी भयानक तरीके से किसी को नहीं मार सकता। मधु हंसकर बोला, क्या तुम जानते हो, शादी की पहली रात अपनी पत्नी को शारीरिक सुख ना दे पाने का दर्द। डॉक्टर ने इसे हनीमून डिप्रेशन कहा था। मैंने कई सालों तक कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन इस बीमारी का कोई इलाज नहीं मिला। अमृता सबके साथ अवैध संबंधों में शामिल हो गई, लेकिन मुझे पता होने के बावजूद मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैंने तो ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि वो लड़का कौन था, क्योंकि मैं क्या करता, गलती तो मेरी थी। लेकिन वो लड़का अगर उसका मन चाहता तो शायद मैं खुश होता, लेकिन वो अमृता का शरीर चाहता था। उस रात ड्यूटी से लौटते समय मुझे देर हो गई थी। खाना खरीद कर घर आया तो देखा कि अमृता रस्सी से लटकी हुई है। मेज पर रखी डायरी में लिखा था, मधु, मैंने एक बड़ी गलती की है। मैंने तुम्हें इतने समय तक धोखा दिया है, लेकिन अब और नहीं, मुझे माफ कर देना। मधु ने उस दिन पहली बार अमृता का फोन चेक किया और उस लड़के की पहचान जान गया। हालांकि अगर ये घटना सामने आती तो कई सवाल उठते और शायद असली बदला भी नहीं लिया जा सकता था। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मैं अमृता से कितना प्यार करता था। मैं तो उसी दिन मर गया था। मैं सिर्फ बदला लेने के लिए जिंदा हूँ। अमृता के साथ जो सब हुआ वो इतनी आसानी से समाज में कैसे रह सकता है, इसलिए मैंने उसके शरीर के हर हिस्से को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। वो लड़का अमृता का शरीर चाहता था और मैंने उसकी वो ख्वाहिश पूरी कर दी, क्योंकि तुम यहाँ आकर अमृता का ही मांस खा रहे थे। ये सुनकर सुधीर पूरी तरह चौंक गया और उल्टी करने लगा, यानी कि सुधीर वही शख्स था जिसका अमृता के साथ अवैध संबंध था। दूसरी ओर पुलिस को अमृता का मोबाइल मिल गया और उन्हें सुधीर और उसकी व्हाट्सएप चैट देखकर पूरा रहस्य और भी साफ हो गया। इसलिए पुलिस ने इस घटना के असली अपराधी सुधीर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और ऑफिसर जोशी अपनी टीम के साथ रवाना हो गए। गहरी रात थी, बिजली कड़क रही थी और बारिश शुरू होने वाली थी, लेकिन मधु के चेहरे पर एक अजीब भाव था, क्योंकि उसने उस एंटीना से सुधीर को बांध दिया था और अब वो बस एक बिजली गिरने का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पुलिस की गाड़ी लगभग पहुंच ही गई थी। अचानक एक बहुत बड़ी बिजली गिरी। मधु ने उन्हें पागल की तरह उनकी तरफ दौड़ते हुए देखा। गाड़ी से टकराकर गिरते हुए उसने चिल्लाकर कहा, सर, बिजली गिरने से सुधीर मर गया है। जोशी हैरान रह गया। घटनास्थल पर आकर परिस्थिति देखकर उसे लगा कि सुबह तक इंतजार करना होगा। सुबह होते ही पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम भी मौजूद थी। जोशी एसआई को फोन पर सारी जानकारी दे रहा था। ये सब संभालकर जब वो मधु को घर भेजने लगा तो जोशी की नजर मधु की शर्ट के पीछे फटे हुए हिस्से पर पड़ी। तभी कुछ सोचकर वो एंटीना के पास आया और देखा कि कांटेदार तार में मधु की शर्ट का फटा हुआ टुकड़ा लगा हुआ है। आसपास के पुलिस वाले फुसफुसा रहे थे कि मधु अपने बड़े भाई की तरह था, सुधीर ऐसा कैसे कर सकता था। जोशी कुछ देर चुपचाप सुनने के बाद अकेले पहाड़ के किनारे चला गया। उसे कुछ ही दूरी पर मधु बैग लेकर चल रहा था। जोशी को याद आया कि उसकी पत्नी कुछ दिन पहले ही एक ड्राइवर के साथ भाग गई थी। ये सोचकर उसका मन भारी हो गया। जोशी ने हेड ऑफिस में फोन करके कहा, सर, कल रात एंटीना ठीक करते समय सुधीर पर बिजली गिरने से वो मारा गया और ये सब सुनकर पुलिस वाले इस केस को क्लोज कर देते हैं। ये बात खत्म करते ही जोशी ने पहाड़ की ठंडी धुंध भरी हवा में मधु की शर्ट का फटा हुआ टुकड़ा उड़ा दिया। शायद कुछ सजाएं इसी तरह प्रकृति के हाथों में छोड़ देना बेहतर होता है। और दूसरी ओर मधु अकेलेपन का बोझ लेकर पहाड़ के रास्ते पर चल रहा है और उसके पीछे आ रहा था वो दो अनाथ कुत्ते के पिल्ले। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और अनोखी कहानी के साथ।